पॉलिटी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था। ये अब हमारा है पार्ट 2, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। अब ये जो बॉक्स है, मतलब हमारे करने का तरीका अलग अलग है, सिर्फ काम वही है। और जैसे प्रार्थना और इबादत करने को क्या भक्ति करना, कोई भक्ति का गीत गाता है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई पूजा करता है। शादी कोई निकाह करता है, अदालत में रजिस्टर में दस्तखत करना, कोर्ट मैरिज करता है, कोई फेरे लेता है ना, शादी करते हैं। और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना, इन सबको आप भरना, ठीक है। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी भी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो हम एटलस में जब केरल को देखेंगे तो केरल कहाँ मिलेगा हमको? जो इंडिया का मैप है उसमें सबसे लास्ट में। और लद्दाख कहाँ मिलता है? सबसे ऊपर ही ऊपर, जम्मू और कश्मीर के पास। ठीक है, तो ये हमारा है लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ठीक, इस पे टिक करना कि यहाँ का जो पीने का पानी है वो लोग कहाँ से लाते हैं? गर्मी में पिघलने वाली बर्फ़ से। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। बकरी से क्या मिलता है? उसकी जो बाल होते हैं उससे ऊन मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में 2 ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं।
कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा सस्ता रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत किसको कहते हैं? मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में जिस इलाके से जाते थे उसको तिब्बत कहते हैं। आज का जो तिब्बत है उससे पहले के लोग काफ़िले गुजरते थे। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये औरतें हैं पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे और उन्हें चिनावला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते थे। कहाँ के लोग खाते थे? केरल के लोग। चावल की खेती के लिए बहुत वहाँ की जो ज़मीन है, केरल की जो ज़मीन वो उपजाऊ है और वहाँ की जो जलवायु है उससे चावल की खेती अधिक होती है और वहाँ के लोग मछली, सब्ज़ी और चावल खाते थे। और एक ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। ये नाव प्रतियोगिता बोलते हैं इसको। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अगला टॉपिक है विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता
को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी में भी क्वेश्चंस बनता है कि विविधता में एकता क्या है। तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों के अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सबसे एक थे। ये गीत है, ये आप पढ़ना। ये अमृतसर में जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उसके बाद गाया गया था। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये किसके द्वारा? भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा द्वारा लिखा गया है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से कुछ लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों को याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे के सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में लिखिए और हम इसका एक उदाहरण भी दे सकते हैं यूपीएससी के आंसर में। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 ये आप लिखने की कोशिश करना। जो नहीं आएगा वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं इनके आंसर राइटिंग करके आपको बता दूँगी। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।